नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत। देखिए बच्चों, हम लोग 11th क्लास के अंदर सुमित्रा नंदन पंत का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वे आँखें, ये उनकी कविता है जो किसान के जीवन पर आधारित है। वो ये बताना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से कि आज़ादी से पहले भी किसानों के ऊपर कितना अत्याचार होता था, कितना शोषण होता था, और उस समय भी किसानों को ध्यान में रख कर के कोई ऐसी योजना नहीं बनाई गई जिससे कि उनका जो जीवन है वो ऊपर उठ सके, उनका जो जीवन का जो स्वरूप है वो बदल सके। लेकिन जब देश आज़ाद हो गया तो उस समय भी, आज़ादी के बाद भी किसानों को ध्यान में रखकर कोई योजना नहीं बनाई है। तो अब तक हम लोग जो है इस कविता के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं कि किस तरह से किसान का हंसता खेलता परिवार जो है वो जो महाजन हैं, जो जमींदार हैं, उनके अत्याचार और शोषण के नीचे किस तरह से दबता हुआ चला जाता है। एक समय होता है जब किसान अपने खेतों का स्वयं मालिक होता है और उस खेत पर जब वो फसल लहराती है, उसकी हरियाली उसकी आंखों में हमेशा छाई रहती है। और उसी समय आगे घटना घटती है कि जो किसान हैं, जब जमींदार या साहूकार से जो लगान नहीं चुका पाता, उसकी जो कर्ज लिया था, तो बदले में उसको खेतों से क्या कर दिया जाता है, बेदखल कर दिया जाता है। और जब किसान का जो जवान बेटा है जब इस बात का विरोध करता है तो जमींदारों के लठेतों ने उसे मार मार करके और उसे पीट पीट करके अधमरा कर दिया, बिल्कुल मार दिया, उसका जीवन भी चला गया। अब घर में उसकी जो एक बीमार पत्नी है, लेकिन गरीब स्थिति होने के कारण से, पैसे ना होने की वजह से वह अपनी पत्नी का इलाज नहीं करा पाता है, और इलाज ना होने की वजह से पत्नी का देहांत हो जाता है। और उसी के बाद में उसकी जो दूध मुही बिटिया है वो भी क्या हो जाती है, मर जाती है। अब घर में जो है एक विधवा पुत्र वधू बसती है, लेकिन उसे भी पति घातिन कह करके आरोप लगाए जाते हैं, और कोतवाल उसे अपने पास बुलाकर उसके साथ अनैतिक कार्य करता है, दुराचार करता है, और वह लज्जा और शर्म के कारण से कुएं में डूब करके अपनी जान दे देती है। इस तरह जो किसान है किस तरह के षड्यंत्र और कुचक्रों में फंस करके और उसका हंसता खेलता परिवार जो है पूरा बर्बाद हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, ये जो मैं बातें बता रहा हूं इनको मैंने फुल तरीके से आप लोगों को इससे पिछले जो वीडियो हैं उसके अंदर पूरी डिटेल के साथ में ये सब चीज़ें बता चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो जरूर देख लीजिए, ताकि आपको ये चैप्टर जो है सीरियल वाइज क्रम से ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ सके। आज के इस वीडियो में ये चैप्टर बिल्कुल फिनिश होने वाला है। इसमें जो पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, वो भी हम लोग करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, बने रहिए। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए यहाँ आगे ये बात करता है कि जब किसान का जो बेटा था, उसकी जो पत्नी थी, यानी कि किसान की जो पुत्र वधू है वो मर जाती है, उसके बाद में उसके मन में ये विचार आता है। देखो क्या कहता है, खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती। अब ये क्या एक लोक परंपरा है, एक ऐसी दकियानूसी सोच है समाज की कि जो औरत है वो तो एक पैर की जूती के बराबर है। जैसे जूती फट जाती है तो दूसरी जूती पहन लेते हैं, उसी तरह से किसान को इस बात की याद आती है कि अगर उसका बेटा आज जीवित होता तो मैं उसका दूसरा विवाह करा देता। औरत मर जाती तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो लेकिन इसमें क्वेश्चन भी आएगा कि आप इस सोच से कहाँ तक सहमत हैं। तो मैं इस सोच से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि औरत का जो दर्जा है वो पुरुष के बराबर है। ठीक है, आज जो संविधान है वहाँ पर भी पति और पत्नी को दोनों को समानता का दर्जा दिया गया है, लेकिन समाज के अंदर ये जो सोच है, जो कवि है सुमित्रा नंदन पंत, उस सोच को बताने की कोशिश की है कि समाज में औरतों के बारे में क्या सोचा जाता है। ठीक है, तो किसान कह रहा है खैर पैर की जूती जोरू एक नहीं दूसरी आती। उसे अपने जवान बेटे की याद आती है और वह सोचता है अगर वह जीवित होता तो मैं उसके दूसरा विवाह करा देता, क्योंकि जो औरत है वो पैर की जूती के बराबर है, एक नहीं दूसरी आती। पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। लेकिन जैसे वह अपने जवान बेटे की याद करता है, अपने जवान लड़के की सुध लेता है,
तो सांप लौटते तो उसकी छाती पर यानी कि सांप से लौटने लग जाते और छाती फटने लग जाती, अर्थात उसे अत्यधिक गहरा जो दुख है वो उसे होता जैसे उसे अपने बेटे की याद आती। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है बच्चों, पिछले सुख की स्मृति आंखों में। और जब किसान अपने पिछले जीवन के सुखों को याद करता है, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती और पल भर के लिए किसान की आंखों में एक चमक आ जाती है। कहने का मतलब है कि जब भी हम अपने अतीत को याद करते हैं और उस अतीत के अंदर अगर अच्छा होता है तो हम उसे याद करके पल भर के लिए हमारे चेहरे पर एक खुशी, एक चमक सी आ जाती है। लेकिन जैसे ही वापिस हम वर्तमान में आकर के देखते हैं कि यार अब तो कुछ भी नहीं है, तो हमारी जो दृष्टि है वो एक शून्य आकाश में, शून्य आकाश मतलब खाली आकाश के अंदर बिल्कुल एक टकटकी लगाकर वो एक तरफ से वो देखते रहते हैं। जैसे गहरा दुख है किसान को और वो किसान जो है पल भर के लिए, क्षण भर के उसे अपने पिछले सुखों की जब याद आती है, अपने खुशहाल भरे पूरे परिवार की याद आती है, तो उसकी आंखों में पल भर के लिए चमक आ जाती है। किंतु आगे क्या कहता है, तुरंत शून्य में गढ़ व चितवन, चितवन का मतलब है दृष्टि, लेकिन तुरंत ही उसकी जो दृष्टि है वो शून्य में गढ़ के और एक तीखी, एक धारदार तेज नोक के समान, सैदरस मतलब समान बन जाती है, अर्थात चुभने वाली बन जाती है कि पल भर के लिए उसकी आंखों में क्या आ जाती है, एक चमक आ जाती है, लेकिन तुरंत ही उसकी दृष्टि एक शून्य आकाश में गड़ के और एक तीखी नोक के समान जो है उसे पीड़ित करने लगती है। ठीक है, क्यों करने लगती है तीखी नोक के समान? क्योंकि उसे गहरा दुख होता है जब वह अपनी वर्तमान वास्तविक स्थिति को देखता है, तो उसे पता लगता है कि अब तो परिवार में, घर बार में कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, किसान जो है बैठा बैठा सोच रहा है, अब सोच रहा है, वो देख रहा है कि यार पहले मेरे खेत कितने थे, खेतों में फसल कितनी थी, किस तरह से मेरा घर में परिवार था, मेरी पत्नी, मेरे बेटे बेटी, ठीक है, पुत्र वधू, मेरे बैलों की जोड़ी, गाय, हर चीज से संपन्न था। लेकिन धीरे धीरे वो चीजें जो है उनके हाथों से निकल गई और जैसे ही वो अपने पिछले सुखों को याद करता है तो पल भर के लिए उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है, लेकिन तुरंत ही उसकी जो दृष्टि है वो शून्य आकाश में यूं घड़ी की घड़ी रह जाती है। ठीक है, और वह ये सोचने लगता है कि उसका जो हंसता खेलता परिवार था वो किस तरह से बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया। तो देखिए यहाँ ये जो कविता है वो पूरी तरह फिनिश होती है। एक बार मैं इसका दोबारा अनुवाद कर देता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ जाए, तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों। तो यहाँ देखिए किसान क्या कह रहा है कि कवि कहता है कि पत्नी और पुत्र वधू के मर जाने पर किसान सोचता है, खैर औरत तो पैर की जूती के समान होती है, पैर की एक जूती फट जाए तो उसे बदलकर दूसरी पहन ली जाती है। अर्थात आज यदि उसका पुत्र जीवित होता तो पुत्र वधू के मर जाने पर उसकी दूसरी शादी करा देता। और इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि मरे हुए बेटे की याद कर करके उसकी छाती फटने लगती है और उसकी छाती पर सांप लौटने लगते हैं। अर्थात छाती फटना और सांप लौटना जो है ये मुहावरा है और इसका अर्थ क्या होता है कि अत्यधिक गहरा दुख उसे होता है। जैसे उसे अपने जवान बेटे की, अपने मरे हुए बेटे की याद आती है तो किसान को क्या होता है, अत्यधिक दुख होता है। आगे सुनो, पिछले सुख की स्मृति। कवि आगे कहता है कि जब उस किसान को अपने बीते हुए सुख भरे दिनों की याद आती है तो उनको याद करके क्षण भर के लिए उसकी आंखें जो है चमक उठती हैं, किंतु तुरंत ही उसकी आंखों में आई चमक जो है बुझ जाती है, समाप्त हो जाती है और उसकी वे आंखें शून्य में टकटकी लगाकर देखती रह जाती हैं। अपना वह जीवन उसे एक स्वप्न के समान बिल्कुल अयथार्थ प्रतीत होने लगता है और उसके जीवन में शून्यता छा जाती है। पिछले क्षणों के याद उसके हृदय में कांटे की तीखी नोक के समान गढ़कर उसे पीड़ा देने लगती है। उसकी सारी स्मृतियां उसके लिए क्या बन जाती हैं, दुखदायी बन जाती हैं। इस तरह जो किसान है यहाँ इस चीज का वर्णन करता हुआ चल रहा है। ठीक है, तो बच्चों ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा किस तरह से किसान का जो परिवार है या उसका जो जीवन है उस पर किस तरह से अत्याचार हुए हैं, किस तरह से
उसके साथ शोषण हुआ है, अमानवीय घटनाएं घटी हैं, कितनी क्रूर घटनाएं उसके साथ हुई हैं। उसका बेटा मारा जाता है, उसके बैल उससे छीन लिए जाते हैं, गाय ले ली जाती है, घर बिकवा दिया जाता है, उसकी पुत्र वधू जो है उसके साथ भी गलत काम होता है और अपनी लज्जा, अपनी सतीत्व को, नारीत्व की रक्षा करते हुए और वह कुएं में डूबकर मर जाती है। उसकी बेटी को वह नहीं बचा पाता है, अपनी पत्नी को नहीं बचा पाता है। तो ये केवल एक किसान की कहानी नहीं है, ये उन किसानों की कहानी है जिनके साथ आज भी ये घटनाएं होती हैं। क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं अपने बाहुबल के भरोसे पर उन किसानों के ऊपर आज भी अत्याचार करते हैं। आज भी बिहार और जैसे उत्तर प्रदेश है या राजस्थान, अपन कई इलाकों की अगर बात करें तो वहाँ आज भी किसानों के ऊपर इसी तरह के अत्याचार, शोषण और पीड़ाएं दी जा रही हैं। लेकिन इन्हें ध्यान में रख करके किसी तरह की कोई भी योजना नहीं लाई जाती है। सरकार जो है तरह तरह के वादे जरूर करती है, लेकिन उन वादों को वह कभी पूरा करने की कोशिश नहीं करते। तो कहने का मतलब है कि इन किसानों के जीवन को कौन संभालेगा? अगर इसी तरह रहा तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपके लिए अन्न पैदा करके देगा? ठीक है, सब अन्न पैदा करना बंद कर देंगे किसान, तो खाने को मिलेगा कहां से? तो किसान के जीवन के आधार पर ही हमें ये पाठ समझना चाहिए। सुमित्रा नंदन पंत जी ने बहुत अच्छे से इसका चित्रण किया है। ठीक है, अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं बच्चों। देखो, पैरों की जूती किसे कहा गया है? तो आप कह सकते हो कि किसान की जो पुत्र वधू है या औरत है उसे पैर की जूती कहा गया है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? बिल्कुल नहीं, हम इस कथन से बिल्कुल सहमत नहीं हैं। अपना अपेक्षित उत्तर दीजिए। ठीक है, तो आपने क्या बताना है कि जो औरत है उसे आज संविधान के अंदर पुरुष के बराबर का दर्जा दिया गया है। पत्नी और पति दोनों समान हैं, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। लेकिन समाज की ये जो दकियानूसी सोच है कि जो औरत है वो तो एक पैर की जूती के बराबर है, इस सोच से हम बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। ऐसी विचारधाराएं हमारे समाज के अंदर, ये जो कई तरह के औरतों के साथ जो हिंसक जो कर्म होते हैं उसका जिम्मेदार जो है ये सोच ही है समाज की। इसलिए औरतों के प्रति ऐसी सोच हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, इसका उत्तर वापिस सुनो बच्चों। पत्नी को पैरों की जूती दकियानूसी विचारधारा के आधार पर कहा गया है। पत्नी को पैरों की जूती दकियानूसी विचारधारा के आधार पर कहा गया है। हम इस कथन से सहमत नहीं हैं, क्योंकि आज पति और पत्नी को संविधान के अनुसार बराबरी का दर्जा प्राप्त है। पत्नी को पैरों की जूती दकियानूसी विचारधारा के आधार पर कहा गया है। हम इस कथन से सहमत नहीं हैं, क्योंकि आज पति पत्नी को संविधान के अनुसार बराबरी का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किसान के मन में किसकी मृत्यु पर अधिक दुख है और क्यों? किसान को अपने जवान बेटे की मृत्यु पर अधिक दुख है और क्यों है? क्योंकि अगर वह आज जीवित होता तो वही उसके कुल का क्या है? दीपक है, और उसके बुढ़ापे का जो सहारा है वो उसका जवान बेटा ही है। इसलिए किसान के मन में अपने जवान बेटे की मृत्यु का बहुत अधिक दुख है, क्योंकि वही किसान का कुल दीपक था और वही उसके बुढ़ापे का क्या था? सहारा था। इसलिए किसान को जो है अत्यधिक क्या होता है? दुख होता है। अब ध्यान से वापस लिखिए जो मैं बोल रहा हूं बच्चों, लिखे। क्या लिखना है आप लोगों को? किसान के मन में अपने पुत्र की मृत्यु पर अधिक दुख है। किसान के मन में अपने पुत्र की मृत्यु पर अधिक दुख है, क्योंकि वही उसका कुल दीपक और उसके बुढ़ापे का सहारा था। किंतु पुत्र वधू के मरने का उसे इतना गम नहीं था, क्योंकि उसके स्थान पर दूसरी पुत्र वधू भी आ सकती थी। ठीक है, तो ये ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसान के मन में अपने जवान बेटे की मृत्यु का जो है दुख है। और क्यों है? क्योंकि वही उसका कुल दीपक और बुढ़ापे का सहारा था। ठीक है, किसान की आंखों में किस सुख की याद आने पर चमक आ जाती है? जब किसान अपने पिछले सुख के दिनों को याद करता है तो उसकी आंखों में पल भर के लिए क्या आ जाती है? चमक आ जाती है। किसान की आंखों में किस सुख की याद आने पर चमक आ जाती है? किसान अपने पिछले सुखों की जब याद करता है तो उसे उसकी आंखों में क्या आ जाती है? चमक आ जाती है। तो एक बार लिख लीजिए इसको भी।
किसान की आंखों में अतीत के सुख में जीवन की याद आने लगती है, तब वह अपने लहलहाते खेतों का मालिक था, साधन संपन्न था, उसके घर में खुशियां ही खुशियां थी। जब वह अपने उस बीते हुए दिनों को याद करता है तो पल भर के लिए उसकी आंखों में क्या आ जाती है, चमक आ जाती है। किसान की दृष्टि नोक के समान तीखी क्यों हो जाती है? ठीक है, क्षण भर एक चमक हिलाती, तुरंत सुनने में गढ़ व चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती है। यानी कि जब किसान है अपने पिछले सुखों को याद करता है तो उसकी आंखों में क्या आती है, चमक आ जाती है। लेकिन जब किसान अपनी वर्तमान वास्तविक स्थिति से परिचित होता है तो किसान की जो दृष्टि है एक नोक के समान तीखी हो जाती है, उसे कष्ट देने लगती है। ठीक है, अपने सुख भरे अतीत में खोए हुए किसान की दृष्टि तीखी नोक के समान कुटिल इसलिए हो जाती है कि उसे महाजन द्वारा किए गए अत्याचार याद आने लगते हैं और उसकी आंखों में जो महाजनी व्यवस्था है उसके प्रति आक्रोश भर उठता है। महाजनों के द्वारा जो अत्याचार किए गए उसे याद आने लगते हैं और उसकी आंखों में महाजनी व्यवस्था के प्रति आक्रोश उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, तो ये सब चीजें मैं आपको बता रहा हूं। आगे देखिए बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश का भाव सौंदर्य बताना, आपको इसके अंदर क्या बताया गया है। तो भाव सौंदर्य लिख लीजिए आप लोग कि शोषण एवं उत्पीड़न से ग्रस्त किसान की जो मानसिक दशा है उसका चित्रण करते हुए, दोबारा सुन लीजिए, शोषण एवं उत्पीड़न से ग्रस्त किसान की मानसिक दशा का चित्रण करते हुए कवि ने यह भाव व्यक्त किया है कि अतीत के सुख में क्षणों का स्मरण करने से दुख ही बढ़ता है। दुखी एवं व्यथित जीवन में पिछली स्मृतियां सदा पीड़ादायी लगती हैं, इससे जीवन करुणापूर्ण बन जाता है। वापिस सुनो एक बार, शोषण एवं उत्पीड़न से ग्रस्त किसान की मानसिक दशा का चित्रण करते हुए कवि ने यह भाव व्यक्त किया है कि अतीत के सुख में क्षणों का स्मरण करने से दुख ही बढ़ता है। दुखी एवं व्यवस्थित जीवन में पिछली स्मृतियां सदा पीड़ादायी लगती हैं, इससे जीवन करुणापूर्ण बन जाता है। ठीक है, ये आपको आता ही है। और अगले जो दो क्वेश्चन है वो आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। भाई पद्यांश में निहित अलंकार बताना है तो आपने बताना है कि इसमें अलंकार कौन सा है। वर्णों की आवृत्ति होने की वजह से कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। और तीखी नोक सदृश बन जाती, जब किसी पंक्ति में सा सी से सदृश सम सरिस तुल्य इव ऐसे शब्द आते हैं तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो वर्णों की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है और तीखी नोक सदृश बन जाती है पंक्ति है, तो यहां पर आप क्या करेंगे, उपमा अलंकार है। ठीक है, और फिर आपसे कह रहे हैं भाषा शिल्प के बारे में, तो आप तत्सम तद्भव एवं मिश्रित शब्दावली है। भाषा सरल सुबोध, बेटा सुबोध जो शब्द है लव कुश ने दिखाया था काम, ये थोड़ा सा गलत कर रखा आपने, देखो भाषा सरल सुबोध। ठीक है, आप लिखेंगे भाषा सरल सुबोध एवं प्रवाहमयी, ये लाइन लिखनी है, भाषा सरल सुबोध एवं प्रवाहमयी है। ठीक है, शब्दों का प्रयोग भावानुकूल किया गया है, शब्दों का प्रयोग भावानुकूल, तो जो भावानुकूल शब्द है वो ऐसे लिखा करो, भावानुकूल। ठीक है, शब्दों का प्रयोग भावानुकूल किया है, इस तरह से लिखना है आप लोगों को, शब्दों का प्रयोग भावानुकूल किया गया है। ठीक है, इस पद में मधुरता, सरसता और गेयता है। गेयता इस तरह से लिखते हैं बच्चों, गेयता ऐसे लिखते हैं, गाया जा सकता है। इस पद में मधुरता, सरसता, गेयता है। ठीक है, और तत्सम तद्भव एवं मिश्रित शब्दावली है। इस तरह से आप लोग ये भाषा शिल्प को क्या करेंगे, स्पष्ट करेंगे। तो ये मैंने आप लोगों को सिखाई दिया कि 10 के 10 चैप्टर में आप लोग ये सब बातें लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन को करने के अंदर आप लोगों को। तो ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ ली है। अब मैं आप लोगों को इस पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न हैं वो मैं आपसे करवा देता हूं कि देखिए ध्यान से सभी, अगर आपके पास नोटबुक है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप लोग ध्यान से सुनने की कोशिश करें कि मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, यहां पर जो पहला प्रश्न है, अंधकार गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, और इसके अंदर 5 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, अंधकार
की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन। यहां मैं बता देता हूं आपको, थोड़ी कुछ चीजें लिखनी होंगी। तो ये क्वेश्चन आपने लिखना है, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। प्रश्न फर्स्ट है, अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन। ठीक है, उन आंखों से डरता है मन। अब यहां पर देखो पहला प्रश्न दिया गया है, क्या ये क्या दे रखा है, आम तौर पर हमें डर किन बातों से लगता है। आम तौर पर हमें डर किन बातों से लगता है। आम तौर पर हमें किन बातों से डर लगता है, ये क्वेश्चन है इसका। ठीक है, इसी तरह फिर ख आएगा, इसका ग आएगा, ऐसे 5 प्रश्न हैं इसमें। इस तरह से 5 प्रश्न हैं। तो देखिए यहाँ पहला प्रश्न लिख दिया, आमतौर पर हमें डर किन बातों से लगता है। तो देखिए आमतौर पर हमें डर किन बातों से लगता है कि हमारे जो प्रियजन हैं, हमारे जो आत्मीय जन हैं, हमारे जो अपने हैं, उनके साथ होने वाली कोई जो घटना है या उनकी मृत्यु, ठीक है, या कोई हादसे से क्या लगता है, हमें डर लगता है सामान्य तौर पर। देखो वापस लिख लिए, सामान्य तौर से हमें अपने प्रियजन एवं परिवारजन की मृत्यु, दुर्घटना, मारपीट, अपमान, आर्थिक नुकसान आदि से डर लगता है। सामान्य रूप से हमें अपने प्रियजन या परिवारजन की मृत्यु, दुर्घटना, मारपीट, अपमान, आर्थिक नुकसान आदि से डर लगता है। ठीक है, सामान्य तौर पर हमें अपने परिवारजन की मृत्यु, दुर्घटना, मारपीट, अपमान, आर्थिक नुकसान आदि से डर लगता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, उन आंखों से किसकी ओर संकेत किया है। उन आंखों से किसकी ओर संकेत किया गया है, संकेत किया गया है। ठीक है, उन आंखों से किसकी ओर संकेत किया गया है, तो आप लिख देंगे उन आंखों से किसान की आंखों की ओर संकेत किया गया है। उन आंखों से किसकी ओर संकेत किया गया है, उन आंखों से किसान की ओर संकेत किया गया है, पूर्ण विराम। उस किसान की खेती, घर द्वार, पुत्र, पुत्रवधू, पत्नी, बिटिया आदि सभी खत्म हो चुके हैं, वह बेसहारा और निराशा से पीड़ित है। वापिस सुन लीजिए, उन आंखों से किसान की आंखों की ओर संकेत किया गया है, पूर्ण विराम। उस किसान की खेती, घर द्वार, पुत्र, पुत्रवधू, पत्नी, बिटिया आदि सभी खत्म हो चुके हैं, पूर्ण विराम। वह बेसहारा और निराशा से पीड़ित है, वह बेसहारा और निराशा से पीड़ित है। चलिए अगला तीसरा प्रश्न है, कवि को किसान की आंखों से डर क्यों लगता है। कवि को उन आंखों से डर क्यों लगता है। देखिए एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये लाइन दे दी दो और ऐसे प्रश्न दे दिया आपको, कवि को उन आंखों से डर क्यों लगता है। तो आप लोग लिखिए इसके अंदर, कवि को उन आंखों से डर इसलिए लगता है, कवि को उन आंखों से डर इसलिए लगता है क्योंकि उन आंखों में घोर निराशा भरी हुई है, क्योंकि उन आंखों में घोर निराशा भरी हुई है और दुख समाया हुआ है। घोर निराशा भरी हुई है और दुख समाया हुआ है।
दुख समाया हुआ है, घोर निराशा भरी हुई है और दुख समाया हुआ है। अगला क्वेश्चन लिखें भाई, घय। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, इसमें लिखना है डरते हुए भी, डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आँखों की पीड़ा का, आँखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है। ठीक है, डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है, तो इसमें लिख लीजिए आप उत्तर। डरते हुए भी कवि ने उस किसान की पीड़ा का वर्णन इसलिए किया है, डरते हुए भी कवि ने किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन, किसान की पीड़ा का वर्णन इसलिए किया है कोमा, क्योंकि वह समाज के सामने, क्योंकि वह समाज के सामने उस किसान की स्थिति को लाना चाहता है, क्योंकि वह समाज के सामने उस किसान की स्थिति को लाना चाहता है और जमींदारों तथा महाजनों के द्वारा, और जमींदारों तथा महाजनों के द्वारा किए जाने वाले अन्याय, जमींदारों तथा महाजनों के द्वारा किए जाने वाले अन्याय और शोषण का पर्दाफाश करना, अन्याय और शोषण का पर्दाफाश करना अपना कर्तव्य मानता है। जमींदारों तथा महाजनों के द्वारा किए जाने वाले अन्याय और शोषण का पर्दाफाश करना अपना कर्तव्य मानता है। ठीक है, अब जो है लास्ट क्वेश्चन है इसके अंदर पांचवा, यदि कवि इन आंखों से नहीं डरता क्या तब भी वह कविता लिखता। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यदि कवि उन आंखों से नहीं डरता क्या तब भी वह कविता लिखता। अब देखो क्या कह रहा है, यदि कवि उन आंखों से नहीं डरता क्या तब भी वह कविता लिखता। तो आप बताओ, लिखता नहीं लिखता? लिखता, कवि जरूर लिखता। अगर आंखों के माध्यम से नहीं लिखता तो वो किसी और माध्यम से किसान की जो दुर्दशा है, किसान के ऊपर जो शोषण अत्याचार हो रहे हैं, उस बात को वह जरूर लोगों के सामने, समाज के सामने जरूर उजागर करता। यदि कवि उन आंखों से नहीं डरता तो तब भी वह कविता जरूर लिखता, और वह आंखों के माध्यम से नहीं किसी और माध्यम से लिखता। ठीक है ना, तो लिखो, उत्तर लिखो। यदि कवि किसान की आंखों से नहीं डरता, यदि कवि किसान की आंखों से नहीं डरता तो भी वह अपने कवि धर्म को निभाने के लिए कविता लिखता। वह अपने कवि धर्म को निभाने के लिए कविता लिखता, पूर्ण विराम। क्योंकि कवि ने प्रगतिवादी युग के शोषण व शोषितों की पीड़ा का अनुभव किया है। शोषण व शोषितों, ठीक है, इसको लिखने में दिक्कत आया तो देखो, ये शोषण व शोषितों की पीड़ा का, शोषण व शोषितों की पीड़ा का अनुभव किया है और उसे अपने काव्य का विषय भी बनाया है, और उसे अपने काव्य का विषय भी बनाया है। ठीक है बच्चों, अब सेकंड क्वेश्चन लिखो। देखो ये फर्स्ट प्रश्न था, इसके 5 करें अपन ने। अब इसके अंदर जो सेकंड है, कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है, ये खुद करना। कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है, सुन लीजिए। कविता में किसान की पीड़ा के लिए जमींदार व महाजन को जिम्मेदार बताया गया है।
कौमा, क्योंकि खेतों का अपने आप को मालिक समझने वाला किसान जो है लगान और कर्ज चुकाते चुकाते अपना सब कुछ लुटा बैठा, पूर्ण विराम। वह खेतों से बेदखल हो गया, घर द्वार अपने जानवरों से रहित हो गया, अपनी पत्नी, बेटा, बेटी और पुत्र वधू से दूर हो गया। उसके जीवन में जमींदारी शोषण का ऐसा चक्र चला कि उससे वह अपने परिवार के लोगों को नहीं बचा सका और स्वयं भी कष्टों से घिरा रहा। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर के लिए चमक है लाती, इसमें किसान के किन पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया है? ध्यान दे लेना, प्रश्न संख्या 3 है, तीसरे नंबर का प्रश्न है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, इसमें किसान के किन पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया है? तो आप बता देंगे, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर चमक लाती है, इससे किसान के जीवन के उन दिनों के बारे में बताया गया है जब किसान अपने खेतों का अपने भरे पूरे परिवार के साथ मालिक था। उसके पास खेत जोतने के लिए बैल और दूध दोहने के लिए गाय थी। अपने लहलहाते खेतों को देखकर आनंदित होता था। उन सुखी दिनों की याद कर वह किसान प्रसन्नता से खिल उठता था। ठीक है। अब ये बता रखा है संदर्भ सहित आशय स्पष्ट कीजिए। तो ये प्रश्न अपन जब ऑफलाइन क्लास चलेगी तब करेंगे, अपन लोग इसको समझेंगे। तो ये चैप्टर जो है बच्चों यहाँ बिल्कुल ये कंप्लीट हो जाता है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही हो तो हम लोग अभी नेक्स्ट जब भी गूगल मीट पर मिलेंगे तो वहाँ इन विषयों के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, इन प्रश्नों के ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर आप सभी के पास हैं। आप लोग बेहिचक मुझसे जब चाहें अपने विषय के बारे में पूछ सकते हो और पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए। आप में से कई स्टूडेंट बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, समय पर दिखा रहे हैं। ठीक है। तो अपना काम भी समय पर दिखाते रहें, करते रहें। आप लोगों को एक वीडियो कैसा लग रहा है लाइक ज़रूर कीजिए करें। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली बार नए चैप्टर को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।